नमस्कार। संगीत एक विषय के रूप में इस विषय पर हमने अपनी चर्चा की थी इससे पहले के अपने व्याख्यानों में। और जब हम विषय की बात करते हैं तो एक बात जो हमारे जहन में आती है वो है कि संगीत का मानव जीवन के साथ क्या संबंध है, या मानव जीवन में संगीत की क्या अहमियत है, कहाँ संगीत का स्थान है। ये एक ऐसा विषय है जो कि विद्यार्थियों को जब वो विषय लेते हैं तो विषय लेने से पहले विद्यार्थी के मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं कि ये संगीत क्या एक विषय के रूप में पढ़ सकते हैं, यदि है तो कैसे उसको हम एक विषय के रूप में पढ़ सकते हैं। तो इन बातों को लेकर तो मैंने आपको पूरे विस्तार से इससे पहले के व्याख्यान में बताया। अब जब विषय ले रहे हैं या विषय हमने नहीं भी लिया है, लेकिन संगीत के प्रति हमारी जो रुचि है वो बनी हुई है, तो हम ये भी एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हमारे जीवन में संगीत का क्या प्रभाव है, या हमारे संगीत में, मैं कहूँ मानव जीवन में संगीत का क्या संबंध है, कहाँ संगीत आता है मानव जीवन में। तो एक साधारण सी बात है कि हम हमेशा कहते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं कि प्रकृति में संगीत है, यानी नेचर जो है वो कहीं न कहीं संगीत किसी न किसी रूप में दिखाई देता है या सुनाई देता है। तो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम यदि एक साधारण से एक विद्यार्थी को या किसी बच्चे को हम कहें कि संगीत प्रकृति में है, तो शायद वो उसको थोड़ा सा वो सोच पैदा हो जाएगी कि प्रकृति में कहाँ संगीत है। प्रकृति में के रोम रोम में संगीत है, और बहुत से जो हम राग रागनियाँ गाते हैं या वाद्य बहुत से ऐसे जो संगीत जगत में बहुत पॉपुलर है, वो कहीं न कहीं प्रकृति से ही आए हैं। चाहे हम हिंदुस्तानी संगीत की बात करें या हम चीनी संगीत की बात करें या अरेबियन म्यूज़िक की बात करें, यानी पूरे वर्ल्ड में, विश्व भर में जो संगीत है वो कहीं ना कहीं प्रेरणा उसको प्रकृति से मिली है। और वाद्यों की मैं बात करूं तो बहुत से वाद्य तो प्रकृति को ही देखकर या प्रकृति के अनायास ही किसी चीज़ की ओर जो है वो एक अट्रैक्शन हुआ जो शायद काफ़ी समय से चल रहा था, उसी को देखते हुए मनुष्य ने जो है किसी वाद्य की निर्मिती की है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपसे कहूँ कि हम बांसुरी की बात करते हैं, या हम जिसे मुरली भी कहते हैं, बांसुरी कहते हैं, तो ये तो प्रकृति में जो एक बांस का जो वृक्ष है, उस बांस में कहीं छिद्र हुए होंगे, और उन छिद्रों के बीच से जब हवा पास हुई तो एक बड़ी मधुर सी ध्वनि निकली। तो शायद यहीं से प्रेरणा मनुष्य को मिली होगी कि क्यों ना बांसुरी जो है उसको बनाया जाए। नाम तो उसको वंशी, बांसुरी, मुरली, कुछ भी नाम ये मनुष्य के दिए हुए नाम हैं। वेणु भी इसको कहा जाता था। तो कहने का तात्पर्य है, मेरा समझाने का अर्थ ये है कि प्रकृति से संगीत जो है वो बहुत अधिक जुड़ा हुआ है, और वहीं से उसकी प्रेरणा मिली है। इसी प्रकार से जो हम गाते हैं उन गीतों में, उनकी रचनाओं में भी प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है। हम कहें कि नदियों के कलकल में, पक्षियों के चहचहाने में, या एक वातावरण को क्रिएट करने में तो प्रकृति का हाथ है ही। मनुष्य जीवन की बात करें तो मनुष्य जो है वो जन्म से लेकर उसके अंत तक संगीत उसके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। हम ये कहें कि जब किसी बालक का जन्म होता है तो उसका बहुत वेलकम होता है, और वहाँ पर संगीत गाया बजाया जाता है। तो आप उसका सबसे पहले उदाहरण देखिए कि माता जो है बच्चे को लोरी गाकर जो है वो सुलाती है, जिसे ललाबाइज भी कहते हैं। अब ये विश्व भर में किसी भी कोने में चले जाए, माँ और बच्चे का जो संबंध है वो बहुत मधुर संबंध है। वहाँ पर जब माँ सुलाती है तो कोई ये नहीं देखता कि माँ सुरीली है कि नहीं है, उसको सुरों का ज्ञान है कि नहीं है, उसको संगीत का ज्ञान है कि नहीं है। ये उसके नेचर में है, ये अपने आप प्रकृति है कि माँ जो गा रही है उसको सुन के वो बच्चा जो है वो शांत भाव में सोता है। तो इसका मतलब कहीं उसको कंफर्ट लेवल, जो उसका कंफर्ट जोन वहीं पर है। और ये जो संगीत है
ये अपने आप स्वतः निकल कर आ रहा है। वो शब्द क्या है, वो सुर क्या है, वो अपने आप उसी वक्त मदर जो है वो बनाती है या कहीं सुन के किसी प्रेरणा प्रेरित होकर गाती है। तो मैं कहूँ कि प्रकृति से संगीत मानव जीवन में प्रभाव तो यहीं से शुरू हो गया। अब धीरे धीरे जो है हम संगीत मानव जीवन के अलग अलग पक्षों को ले तो वहाँ पर तो संगीत जो है हर पक्ष में जो है संगीत दिखाई पड़ता है। संगीत की जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो संगीत को कहा जाता है कि सम्यक गीतम, यानी भली भांति गाया हुआ गीत जो है वो संगीत है। अब संगीत की परिभाषा जो है वो पंडित शारंगदेव ने जो है संगीत रत्नाकर में बोला है कि गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों के समन्वय से या इन तीनों के मेल से जो है वो संगीत उत्पन्न होता है, या गायन, वादन और नृत्य इन तीनों को मिलाकर जो चीज़ सामने प्रकट होती है वो संगीत कहलाती है। यानी ये तीनों के मेल से संगीत की परिभाषा बनती है। तो संगीत को एक कला के रूप में लिया जा सकता है, संगीत को एक भावाभिव्यक्ति के रूप में लिया जा सकता है, संगीत को एक मनोरंजन के रूप में भी लिया जा सकता है, संगीत को एक हम कहें कि कलात्मक पक्ष की को प्रस्तुत करने के रूप में भी लिया जा सकता है। संगीत को एक सामाजिक दृष्टि से भी देखा जाए तो सामाजिक दृष्टि से भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष जो है संगीत हो सकता है। संगीत को जो है मनोविज्ञान के साथ जोड़ा जा सकता है, यानी मनोवैज्ञानिक प्रभाव संगीत से किस प्रकार से उसका संबंध है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण। और आज के समय में मनोविज्ञान और संगीत जो है ये दो बहुत महत्वपूर्ण जो अलग अलग विषय मानते हैं, इनको दोनों को साथ लेकर जो चलने वाली बात है तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स सामने आते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो संगीत जो है वो एक थेरेपी के रूप में जो है उसको लिया जाता है, यानी कि म्यूज़िक थेरेपी, आपने शब्द सुना होगा म्यूज़िक थेरेपी, संगीत चिकित्सा, तो संगीत के द्वारा भी चिकित्सा की जाती है। तो ये भी संगीत का एक बहुत बड़ा एक क्या कहना चाहिए कि जीवन से जुड़ने की एक कड़ी जो है ये है। अब हम यदि बात करें कि जब हम विषय लेते हैं संगीत की तो बहुत से नए जो नैप के अंतर्गत जो संगीत को जिस प्रकार से एक विषय के रूप में पहले भी था, लेकिन जिस प्रकार से और विषयों के साथ जोड़ा गया है तो बहुत से विद्यार्थी जो हैं वो अलग अलग विषयों के होते हैं। जैसे कोई इंग्लिश ऑनर्स का है, या साइकोलॉजी ऑनर्स का, मैथ्स ऑनर्स का है, इकोनॉमिक्स का है, हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल साइंस का, कोई भी संस्कृत का है। तो ये सभी विद्यार्थी संगीत की ओर ज़रूर अपना रुझान रखते हैं, और अब उनको एक विषय के रूप में जब संगीत मिला है तो वो विषय के रूप में उसको पाकर मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को और अधिक उससे लाभ होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम एक विषय के रूप में संगीत को पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके शास्त्रीय पक्ष को भी जानते हैं, शास्त्र पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का हमको ज्ञान होता है। तो जो इसके संगीत के अलग अलग पक्ष हैं, यानी अलग अलग दृष्टि से जो संगीत को लिया जाता है, वहाँ पर वो किस प्रकार मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, यानी मानव जीवन के साथ उसका कैसा क्या असर है, कहाँ पर मानव जीवन में वो अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो विद्यार्थियों को, हम अलग अलग विषय के विद्यार्थी जब संगीत लेते तो अपनी दृष्टि से कहीं ना कहीं वो संगीत को अपने जीवन में जोड़ते हैं कि हमारे जीवन में संगीत कहाँ पर है। तो बहुत सी बातें हैं जो पक्ष संगीत के अलग अलग जो पक्ष के रूप में संगीत सामने आता है वो तो है। वर्तमान समय में विद्यार्थियों के जीवन में संगीत कहाँ तक आता है या संगीत का क्या स्थान है, वो भी एक इसका अलग पक्ष है। अब हम संगीत के का जो है जीवन में जो संगीत का संबंध है मानव जीवन के साथ, तो अलग अलग पक्षों में क्या संबंध है इसको भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि संगीत जो है वो उसकी परिभाषा यदि ली जाए तो हम कहें कि
भली भांति गाया हुआ गीत यानी सम्यक रूप से गाया हुआ गीत, या गायन वादन और नृत्य तीनों का समन्वय वो संगीत है, या साधारण तौर पे जब प्रश्न किया आता तो कहते हैं कि जो हमारे भाव जो हम गा बजा कर अभिव्यक्त करते हैं वो संगीत है, या हम नृत्य के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं वो संगीत है। तो कहने का तात्पर्य कि कहीं ना कहीं स्वर और ताल यानी सुर और लय से जो है संगीत बना है, इनसे पिरोकर संगीत बना है, और ये संगीत हमारे जीवन के इतने करीब है कि हम उस संसार में रहकर हम अपने आनंद को जो है वो बढ़ाते हैं। और अल्टीमेटली हमारा गोल जो है इससे सांसारिक चीज़ें तो हैं, लेकिन एक उस आनंद की प्राप्ति करना जो है वो हमारा उद्देश्य हो जाता है। अलग अलग जीवन के पक्षों में हम संगीत का क्या संबंध है, अब इसके विषय में आपको लेकर चलते हैं। तो सबसे पहला पक्ष आता है इसका कलात्मक पक्ष। कलात्मक पक्ष यानी संगीत स्वयं एक कला है, और ललित कलाएं जो हैं उसमें संगीत जो है वो सर्वप्रथम माना जाता है, नहीं सबसे पहले संगीत का नाम आता है, सब सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि संगीत में हम एक कला के रूप में जब हम उसको लेते हैं तो हम नई चीज़ों का सृजन करते हैं। यानी यदि एक उदाहरण के तौर पे हम किसी विद्यार्थी को लेते हैं कि वो कुछ गा रहा है या गायन का अभ्यास कर रहा है, या कोई नृत्य जो है उसका अभ्यास कर रहा है, या कोई वादन का अभ्यास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उस कला में ही खोया हुआ है, और ये जो कला है इसको वो आगे लेकर जा रहा है, अपने जीवन के साथ उसको जोड़ता है, और उस अभ्यास में वो लगा रहता है, और अपनी जो अपनी कुछ चीज़ें वो सुनता है, कुछ देखता है, कुछ उसका जो अनुसरण करता है, और उसके बारे में गूढ़ता से जो भी रहस्य है या गूढ़ता की जो बातें हैं वो सब उसके बारे में उसका सारा नॉलेज वो लेता है। लेकिन उसके साथ वो एक और चीज़ ऐड करता है कि उससे जो उसका अपना अनुभव होता है और उसके अंदर की जो एक क्रिएटिविटी जो उसकी होती है उसको उसमें वो ऐड करता है, और फिर जो एक कला को आगे बढ़ने का जो मौका मिलता है, यानी उस कला के संवर्धन में, उस कला को आगे बढ़ाने में, उस कला को और निखारने में उसका भी एक अपना योगदान होता है। तो एक कलात्मक पक्ष इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। हर तरह से ललित कलाएं, जो अन्य ललित कलाएं हैं उसमें जो है अभिव्यक्ति, जैसे एक चित्रकार अभिव्यक्ति अपने चित्रों को बनाकर करता है, हाँ उसकी जो पेंटिंग्स, उसके ब्रश, उसके जो कलर्स हैं, रंग और ब्रश से वो अभिव्यक्ति करता है, जो उसके मन में विचार है उसको वो प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार से एक संगीतकार अपने सुरों से, ताल के माध्यम से अपनी उस अभिव्यक्ति को वो प्रस्तुत करता है। तो इसका मतलब सुर और ताल उसके बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो गए, और वो उसकी अभिव्यक्ति जो करता है तो कहीं ना कहीं उसकी वो अभिव्यक्ति उसकी कला को आगे ले जाने में बहुत सहायक होती हैं। और यही एक बहुत बड़ा मैं कारण तो नहीं कहूँगी कि एक मार्ग रहा है जिसने कि वैदिक काल से लेके अभी तक हमारी कलाओं को, यदि हम भारतीय संस्कृति की बात करें, हमारी कलाओं को आगे लेकर आया, यानी हमारी अभिव्यक्तियों को कला के माध्यम से आगे लेकर आया। हम वैदिक संगीत की बात करते तो वैदिक संगीत में भी उस समय जो ऋचाओं का गान हुआ करता था, स्पेशली साम गायन की हम बात करते हैं तो ऋचाओं का गायन जो होता था तो वहाँ पर जो उदात अनुदात स्वरित स्वरों का जो प्रयोग होता था वो तब से चलकर आ रहा है। यानी कि जो यज्ञ में जिस भी कारण से यज्ञ किया जाता था उसमें यहाँ पर संगीत के स्वर जो हैं, जो ऋचाओं का गायन होता था, उस माहौल को क्रिएट करके उसको, उस चीज़ को प्रस्तुत करने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता था। यानी वो अभिव्यक्ति जो थी, वो एक जो वातावरण जो था, एक कहते हैं हम इंग्लिश में कहते हैं वाइब्रेशन, टू क्रिएट अ वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन को क्रिएट करने में वो बहुत सहायक होता था। तो ये एक बहुत ही विस्तार का विषय है वैदिक संगीत, जो कि हम अपने आगे के व्याख्यानों में आपको बताएंगे कि वैदिक संगीत क्या है।
किस प्रकार से वो आगे आया। तो हम जब कलात्मक पक्ष की बात करें तो वैदिक समय से लेके आगे महाभारत काल, रामायण काल, भरत मुनि का समय, मतंग मुनि का, आपके संगीत रत्नाकर में जो पंडित शारंग देव उनका, अमीर खुसरो साहब का, और उसके बाद आपके आगे ये बहुत शॉर्ट में मैं कहूँ कि राजा मानसिंह तोमर की बात करें या हम मुगलों की बात करें, विशेषकर बादशाह अकबर की बात करें, उनके समय में मियाँ तानसेन थे और ये परंपरा जो मियाँ तानसेन की चली वो साधारण आगे लेकर गए और उसके बाद उस परंपरा को लोग आगे ये कला जो है आगे प्रवाहित होते हुए आधुनिक समय में भी उसी प्रकार से जो है ये प्रवाह चल रहा है। तो ये एक कलात्मक पक्ष कि कैसे हमने अपनी अभिव्यक्ति करी, क्या वो गायन से करी या हमने वादन से करी या हमने नृत्य से करी, तो ये अपने आप में संगीत का एक कलात्मक पक्ष है कि हम अपनी उस कला को किस प्रकार से प्रस्तुत करते। जीवन के साथ तो जुड़ा है, नृत्य भी जुड़ा हुआ है, गायन भी जुड़ा हुआ है। हम जीवन के किसी भी पक्ष में हम कोई गीत लेते हैं, कोई बंदिश लेते हैं, कोई धुन बजाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है। उसको हमने कला की का रूप देकर हमने कहा ये एक नृत्य है, ये कथक नृत्य है, या हम कहें कि ये संतूर वादन है, या हम कहें कि ये ध्रुपद गायकी है। तो इसका मतलब उस कलात्मक पक्ष के ढांचे में वो जो संगीत है वो उस सांचे से बाहर निकला है, यानी उसमें वो रचा बसा है। तो ये तो इसका कलात्मक पक्ष रहा। अब दूसरा पक्ष जो है वो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है उसका भावात्मक पक्ष, यानी कि एक्सप्रेशन, हाउ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, हमारे इमोशंस। स्पेशली हर व्यक्ति के अंदर भाव होते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। तो भाव जो है, अब भाव तो है, उसकी अभिव्यक्ति हम कैसे करें? भावों की अभिव्यक्ति के लिए एक माध्यम चाहिए। तो माध्यम संगीत एक बहुत खूबसूरत माध्यम, मनुष्य जीवन में जो उसके भाव उत्पन्न होते हैं उन भावों का बहुत सुंदर तरीके से अभिव्यक्ति जो है संगीत के द्वारा की जा सकती है। अब हम भावों की बात करते हैं तो भावों में आप देखिए कि सभी रस आ जाते हैं, जो 9 रस बताए गए हैं वो सभी आते हैं उसमें। भावों की अभिव्यक्ति एक होता है कि कोई व्यक्ति या कोई विद्यार्थी जो है, हो सकता है कि वो साधारण तौर पे कम बोलता हो, या वो उसका वो बहुत इंट्रोवर्ट हो और अपने आप को कहीं एक रिजर्व उसमें रखता है, अपने शेल में रहता है, हम कहें, जो कि एक बड़ी साधारण सी भाषा होगी, या हम कहें कि बहुत अधिक वो खुलता नहीं है। लेकिन यदि उसमें संगीत का गुण है, भावों की अभिव्यक्ति संगीत के माध्यम से बाहर निकलती है और बहुत अच्छा वो एक गायक हो भी सकता है, बहुत अच्छा वादक हो सकता है, नृत्य बहुत अच्छा नर्तक या नर्तकी हो सकती है। तो कहने का मतलब कि अपने भावों को उसने किस रूप में प्रस्तुत किया। मनुष्य के जीवन में भाव, हर तरह का भाव है। अब हम हो सकता है आज हम बहुत गंभीर मुद्रा में हो, या बहुत हम गंभीर रूप से हम कैसी सोच में हैं, या सभी लोग कहते हैं आज क्या बात है, बहुत गंभीर दिखाई दे रहे हो। तो इसका मतलब उस समय हमारी जो मनस्थिति है वो बहुत एक गंभीर है। हम किसी चीज़ को बहुत सीरियसली सोच रहे हैं, या हम शांत रह के अपना काम करना ज़्यादा उचित समझ रहे हैं, तो हम गंभीर हैं, हम शांत हैं। और किसी दिन हम बहुत खुश नज़र आते हैं कि हम ऐसा लगता है कि बहुत कुछ जीवन में बहुत सुंदर उत्साह जो होता है वो दिखाई देता है। तो हमारे इस तरह का इमोशन भी हमारे अंदर है, इस तरह का भाव भी है। भाव कभी कभी बहुत डिप्रेशन का या दुख का या शोक का भी हो सकता है। किसी चीज़ की प्राप्ति न हुई हो तो वो एक दुख का कारण भी हो सकती है। कोई चीज़ प्राप्त होकर चली गई हो, वो भी दुख का कारण से, बहुत से कारण हैं। तो अभिव्यक्ति जो इस प्रकार के भाव हैं उनकी करना संगीत के माध्यम से बहुत
सुंदर तरीके से की जा सकती है। देखिए, मेरा विषय है कि मानव जीवन, संगीत एवं मानव जीवन, कि मानव के जीवन में कहाँ संगीत है, संगीत का क्या संबंध है, संगीत कैसे जुड़ा हुआ है। तो अभिव्यक्ति में जो हमने कहा कि भावात्मक पक्ष जो उसका है, जो भाव हैं, जो हमारे 9 रस हैं, उन 9 रसों के आधार पर हम अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अब ये भाव पक्ष की जहाँ बात आती है तो संगीत में भाव पक्ष तो हमेशा से ही है। हम जब एक साधारण सी बात करते हैं कि जैसे हमने कहा कि हम किसी गीत को सुन के भी ये पता चल सकता है कि ये गीत के पीछे भाव क्या है, जिसने इसको गाया है तो वो उसका मनस्थिति क्या रही होगी। जैसे हम कहें कि सखिए रियाली पिया बिना, सखिए रियाली पिया बिना, सखी कलना परत मोहे घरी फल छिन दिन, रियाली पिया बिना। तो यहाँ पे भाव क्या है कि एक बड़ा श्रृंगारिक भाव नज़र आ रहा है और ये भी नज़र आ रहा है कि पिया के बिन सखी एरियल की एक विरह की सी स्थिति है, लेकिन फिर भी एक मधुरता बनी हुई है, फिर भी एक एक श्रृंगार का जो भाव है वो सामने आ रहा है। यही पे देख रहे चिकर ही दे गज डोल मही गिरिलोल सागर खर भरे, मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुखट रे, जे कर ही दे गज। अब ये भाव क्या, यहाँ पे कहीं ना कहीं वीरस दिखाई दे रहा है, वीरस का एहसास हो रहा है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में चिक्कर ही दिग्गज ये रचना की है, तो यहाँ वीर रस दिखाई दे रहा है। तो वो स्वर भी, यानी कि वीरस की अभिव्यक्ति इन स्वरों में इस प्रकार से हुई है संगीत के द्वारा। तो सुनने से और उसका एक उसकी लय भी कहें या ताल भी कहें, वो भी बहुत मायने रखती है। उसको सुनकर ये समझा जा सकता है कि कौन से भाव की अभिव्यक्ति हुई है, यानी भावात्मक पक्ष जो है इसका बहुत ही मजबूत है। इसी को हम आगे अपने अगले व्याख्यान में और अधिक आपको विस्तार से बताएंगे।